सो अगेन स्टूडेंट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम पे हमने इस चैप्टर का इंसेंटिव्स देखे थे, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, जिसमें हमने 5th पॉइंट तक क्लियर किया था। नाउ इस वीडियो में हम चालू करेंगे पॉइंट नंबर 6, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने 5th पॉइंट तक ही क्लियर किया था, बिकॉज 6 पॉइंट को एक्सप्लेनेशन चाहिए ज़्यादा। एंड देन द 6th पॉइंट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट में जब इसकी चर्चा उठी थी तो 2005 में इसकी बात की गई थी पार्लियामेंट के अंदर कि ऐसा ऐसा चीज़ होना चाहिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होना चाहिए, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया फाइनली 2006 में 10 फरवरी को इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अंदर होता क्या है, जो एक जियोग्राफिकल एरिया होता है और उसके अंदर जो भी बिजनेस आते हैं, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी बिजनेस आते हैं, वो बिजनेस को जो इकोनॉमिक लॉज है ना, जो हमारा कानून है इंडस्ट्रियल पे जो बिजनेस पे लगता है, वो इनके लिए थोड़ा बहुत फ्री होता है, थोड़ा बहुत लिबरल होता है जो लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यहाँ पे तो ऐसे 4 नाम दिए हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं। एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, फ्री ट्रेड जोन, फ्री पोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल जोन्स, ये सब जोन आते हैं। आ रहा है समझ में? फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल इंडस्ट्री वाले को, नॉर्मल बिजनेस पर्सन को जो भी कानून के अलग अलग लॉ होते हैं वो सारे फॉलो करने पड़ते हैं, बट जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो बिजनेस आता है उसको नॉर्मल जितना लोग लॉ फॉलो करते हैं ना, उनमें से ये थोड़े लॉ के लिए लिबरल होते हैं, थोड़ा इनको लॉ कम फॉलो करना पड़ता है, थोड़े फ्री होते हैं। मीन्स जो गवर्नमेंट की प्रोसीजर है भी इनके लिए थोड़ी कम हो जाती है। क्यों ये सब होता है? क्योंकि कंट्री को अपने कंट्री का डेवलपमेंट कराना है और फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो फॉरेन कंट्री के जो करेंसीज है, वो भी अपनी कंट्री में ज़्यादा लानी है या फिर एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है। अब गवर्नमेंट इसमें क्या क्या करती है? गवर्नमेंट इनको बहुत सारा, जैसे कस्टम ड्यूटी टैक्स लगता है, उसमें एक्सेप्शन मतलब थोड़ा कम कर देती है वो टैक्स। सेंट्रल एक्सरसाइज में कम करती है, सर्विस टैक्स कम कर देती है, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी कम कर देती है, ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी कम कर देती है। ये सब चीज़ें इनको मिल रही होती है। हालांकि नॉर्मल जो बिजनेस पर्सन है उनको ये नहीं मिल रही होती। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं जिनका बिजनेस, उन्हीं को ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, ताकि वो और एक्सपोर्ट का ग्रोथ कर सके। तो मेन रीज़न लास्ट लाइन में यही दिया गया, टू इनवाइट डोमेस्टिक एंड फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये 2 मेन मोटिव होता है कि अपना कंट्री का भी ग्रोथ हो, कंट्री के भी लोग वहाँ से खरीदे चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा। एंड सेकेंड थिंग इज़ फॉरेन कैपिटल, जो फॉरेन का कैपिटल है, फॉरेन की करेंसी है, वो भी इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री में ज़्यादा बढ़े, जिससे हमारे कंट्री की डेवलपमेंट हो सके। आया, इसके लिए ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया गया है। नाउ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो 4 नाम बोले गए थे नीचे, उसमें से फ्री ट्रेड जोन है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट वही है। सो अवर 7th पॉइंट इज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जिसको फ्री ट्रेड जोन भी बोलते हैं। आया समझ में? सेम ये काफ़ी हद तक वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वैसे ही होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, बट यहाँ पे ना हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी कंट्री का भी ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, फॉरेन करेंसी या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। बट यहाँ पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है खाली एक्सपोर्ट पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करे और फॉरेन करेंसी हमारे पास में आए। तो यहाँ पे भी क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज लार्ज स्केल में आए, लोग अपनी कंट्री के लोग बहुत ही लार्ज स्केल में एक्सपोर्ट करें, वैसा यहाँ पे फैसिलिटीज़ दिया जाता है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को ही फ्री ट्रेड जोन कहा जाता है। अगर पूछ लिया व्हाट इज़ फ्री ट्रेड जोन, तो आपको आना चाहिए कि क्या है फ्री ट्रेड जोन। इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उन्होंने ये अलग अलग जगह पे ये फ्री ट्रेड जोन खोल के रखा है या बनाया है, जहाँ पे जो भी बिजनेस इनके अंडर में आते हैं उनको थोड़ा फ्री हो जाते हैं। वो जो ये गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उनसे वो थोड़ा फ्री हो जाते हैं। इंडिया की बात करूँ तो जब ये अपने बहुत सारे प्लेसेस में हैं, जैसे कांडला, सांता क्रूज मुंबई में, फाल्टा नोएडा, कोचीन चेन्नई, विशाखापट्टनम कोसिंद्रा नियर द्वारिका और दहेज नियर भरूच। तो गुजरात के तो यहाँ पे मेरे को 2 नाम दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे ये फ्री ट्रेड जोन है या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं। यहाँ पे यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एक्सरसाइज ड्यूटी नहीं पे करना होता, फ्री होते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, रेगुलेशन, उससे भी फ्री होते हैं। ठीक है,
लेबर लो, जो लेबर का जो कानून होता है वो भी थोड़ा हमारे लिए फ्री किया जाता है। ये सब क्यों किया जाता है? ताकि एक्सपोर्ट बढ़े। और एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेगा वो हम सबको पता है कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। इसके लिए ना गवर्नमेंट ना बहुत सारी चीज़ें और प्रोवाइड कर रही होती है, जैसे कि जहाँ पे ये जोन्स होंगे वहाँ पे आसपास के रोड्स का डेवलपमेंट अच्छे से करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होना अच्छे से, वाटर सप्लाई अच्छा सा होना, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होना, हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल उनको प्रोवाइड करना कि हाँ तुम्हारा ये बिजनेस है तो तुम्हें कहाँ से हाई क्वालिटी के ये रॉ मटेरियल लेने चाहिए, जिससे तुम्हारा जो क्वालिटी है एक्सपोर्ट करने का वो मेंटेन रहे और वहाँ से भी ज़्यादा ऑर्डर हम ले सकें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एक्सपोर्ट्स के बारे में गवर्नमेंट ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, और मार्केट का पोजीशन बताती है कि अभी मार्केट का पोजीशन क्या है, फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में बताती है, पॉलिटिकल सिचुएशन बताती है एक्सपोर्ट करने का। मतलब ओवरऑल पूरा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट दे सकती है कि इस टाइम पे एक्सपोर्ट करो, इस टाइम पे ये ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, इस टाइम पे मत करो, इस कंट्री में करो, इतना करो, ये प्राइस रखो, ये क्वालिटी रखो, यहाँ से वो रॉ मटेरियल परचेस करो। ये सारी चीज़ गवर्नमेंट इनको बता रही होती है, जिससे ये लोग अपना भी डेवलपमेंट करें और देश का भी डेवलपमेंट करें। तो ये दोनों जो चीज़ थी 6 और 7 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सो आप देख सकते हैं, और ये ज़रूर आते ही आते हैं, जो भी स्कूलों में पेपर बनाए जाते हैं उसमें ये दोनों क्वेश्चन में से एक तो ज़रूर आता है। हालांकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभार दोनों भी पूछ लिए जाते हैं ना। अगर हम बात करें इम्पोर्ट की, तो देखो अगर इंटरनेशनल ट्रेड में हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत सुना होगा, और मैंने बताया भी था आपको, एक्सपोर्ट करना मतलब जब आप अपनी कंट्री से कोई प्रोडक्ट कोई भी फॉरेन कंट्री में भेज रहे हो, विदेश की कंट्री में भेज रहे हो, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना, भेजना। और अगर आप ही अपनी कंट्री में से कोई दूसरे कंट्री में से सामान मंगवा रहे हो तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। ठीक है, तो देखो एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना दोनों का अलग अलग प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपोर्ट प्रोसीजर। अब ये याद रखना, आप अक्सर क्या करते हो कि सर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर कुछ भी पूछ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स से इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज, लिमिटेशन, तो ये इसके पॉइंट्स आप ऊपर नीचे कर सकते हो। बट आपको अगर कोई प्रोसीजर पूछा है तो आपको खुद ये पता होना चाहिए प्रोसीजर एक स्टेप बाय स्टेप होता है, इसके पॉइंट्स आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। इसको जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसा ही लाइन वाइज लिखना होता है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस। देखो ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस में क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट है ना एक लिस्ट बना के रखती है कि हाँ ये प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हो, और अगर आपको जो प्रोडक्ट मंगवाना है वो लिस्ट के अंदर है, आपको जो प्रोडक्ट मंगवाना है तो आपको खाली OGL करके एक आएगा एप्लीकेशन, वो आपको, हाँ तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, गवर्नमेंट हर साल मतलब एक नया लिस्ट बना के रखती है, गवर्नमेंट के पास एक लिस्ट होता ही है जिसमें बहुत सारे आइटम्स के नाम दिए रहते हैं जो आपको इंपोर्ट करना है। तो अगर आपको जो चीज़ इंपोर्ट करनी है वो गवर्नमेंट के लाइसेंस में वो चीज़ लिखी हुई है तो आपको OGL मीन्स ओपन जनरल लाइसेंस आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा, जो बहुत ईजी प्रोसीजर होता है, इतना लंबा नहीं जाता, और उससे आप चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसी चीज़ इंपोर्ट कर रही है जो गवर्नमेंट के लिस्ट के अंदर है ही नहीं, OGL लाइसेंस के अंदर है ही नहीं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड उसके पास जाना होगा। कंट्रोलर के पास वो एक ऑफिसर होता है इंपोर्ट ट्रेड का, वो आपको एक एप्लीकेशन देगा जिसके अंदर आपको आपका नाम, आपका एड्रेस, आपको कौन से गुड्स मंगवाने हैं, वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कौन सी कंट्री से आप मंगा रहे हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको फिल करके देना होता है। फिर वो जो ऑफिसर बैठा होता है वो आपके एप्लीकेशन को डिटेल में क्रॉस चेकिंग करता है और सब कुछ देखता है। अगर उसको सब कुछ ठीक लगता है तब वो आपको एक लाइसेंस इशू करता है, और जब वो सर्टिफिकेट इशू करेगा तब आप वहाँ से चीज़ें मंगवा सकते हो, आपको जो भी मंगवाना है। अगर उसको थोड़ा भी कुछ चीज़ें गलत लग रही हैं तो वो आपको इशू नहीं करेगा वो लाइसेंस, और आप फिर चीज़ें नहीं मंगवा सकते हो। आया फर्स्ट स्टेप समझ में। नाउ सेकंड स्टेप इज ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब आप ये सोचो ना कि आप कोई कंट्री से अगर मंगवा रहे हो कोई चीज़, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी कंट्री से मंगा रहा हूँ तो मुझे पे तो उसी कंट्री के करेंसी से करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना। तो अगर मैं जो कोई कंट्री से मंगा रहा हूँ मुझे उस कंट्री का करेंसी अवेलेबल तो होना चाहिए ना मेरे पास। तो इसमें होता क्या है
ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज में कि हम जो भी बैंक में हम जिस भी बैंक के हम कस्टमर हैं उस बैंक को हम एप्लीकेशन लिखते हैं कि हाँ मुझे इस कंट्री का इतना रुपए चाहिए, ठीक है। तो वो बैंक क्या करती है, वो बैंक वो एप्लीकेशन अपने हिसाब से एप्लीकेशन लिख के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजती है, ठीक है, कि ये इंपोर्टर को ये चाहिए, और उसके साथ उनका लाइसेंस भी भेजती है, इंपोर्ट लाइसेंस भी भेजती है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, उनके अकाउंट में जो पैसा है जिसने मंगवाया है मुझे इस कंट्री का करेंसी चाहिए, उनके अकाउंट में उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट के हिसाब से उतना पैसा काट लेती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस कंट्री की करेंसी उस पर्टिकुलर बैंक को भेजती है, और बैंक उस पर्टिकुलर अपने कस्टमर को भेजता है। तो जब ये कस्टमर को बैंक भेजता है तो कस्टमर के पास आ जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सपोज करो मुझे यूएस डॉलर्स चाहिए, तो मैं अपने बैंक में जाऊँगा, उनको बताऊँगा कि हाँ मुझे इस रीज़न के लिए चाहिए, ठीक है, मैंने इंपोर्ट किया है तो मुझे ये उनको पे करना है, यहाँ इस कंट्री से इंपोर्ट किया, ये मुझे लाइसेंस उनको दिखाना पड़ेगा क्योंकि उनके पास एक प्रूफ रहेगा ना। फिर वो आरबीआई को लिखेंगे लेटर, जब वो एप्लीकेशन आरबीआई को लिखेंगे, वो इंपोर्ट लाइसेंस भी भेजेंगे, फिर आरबीआई देखेगा कि हाँ इनको इस रीज़न की वजह से इस कंट्री की करेंसी चाहिए, आरबीआई उस बैंक को देगा और बैंक फाइनली आपको देगा। आया समझ में? फिर अब मैंने फर्स्ट और सेकंड प्रोसीजर करने के बाद मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा। तो ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो इंपोर्टर होता है वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि हाँ अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के बारे में, उनके बारे में डिटेल बताता है कि क्या गुड्स देते हैं, किस प्रकार का गुड्स देते हैं, प्राइस या बहुत सारी चीज़ें वो पढ़ता है। तो जो भी सामने वाली कंट्री के एक्सपोर्टर्स हैं उनकी सारी डिटेल, उनका टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब पढ़ता है इंपोर्टर। और जब इंपोर्टर को लगता है कि हाँ ये वाला जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये मेरे को सही लग रहा है, मेरे हिसाब से जो मुझे सूटेबल लगेगा मैं वो सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जब भी मुझे उसको ऑर्डर देना होगा तो मैं ऑर्डर कैसे दूंगा, इंटेंड एक एप्लीकेशन होता है जिसके अंदर मैं लिखूंगा कि मुझे इस आपके जो गुड्स हैं मुझे ये वाला गुड्स चाहिए, इस प्राइस में चाहिए, ऐसी पैकिंग होनी चाहिए, और गुड्स के इंश्योरेंस ऐसे होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम कौन सा है वो भी, ये सब मैं उसको इंटेंट में लिख के बताऊंगा कि हाँ ये है, और वो किसको भेजूंगा, एक्सपोर्टर को, और फिर वहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस होगा। आ रहा है समझ में? पहले तो मैं सामने वाली कंट्री की, फिर से शॉर्ट में जाएं तो सामने वाली कंट्री के जितने भी एक्सपोर्टर्स होंगे उनकी डिटेल में पढ़ूंगा, उनके प्राइस, उनका पैकिंग करने का तरीका, कौन सी ट्रांसपोर्ट कंपनी से वो चीज़ें भेजते हैं, और जो मुझे सूटेबल लगेगा उसका मैं एक इंटेंट बनाऊंगा, एक एप्लीकेशन बनाऊंगा और उनको भेज दूंगा, ठीक है, और मेरा वहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन पॉइंट इज डिस्पैचिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। अब आपने ऑर्डर तो दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला आपको तुरंत ऑर्डर भेज देगा, नहीं। एक्सपोर्टर लास्ट में एक्सपोर्टर क्या बोलता है कि चीज़ें मैं ठीक है मैं चीज़ें भेज दूंगा लेकिन मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि वो अगर जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहा है ना वो क्या बोल रहा है कि अगर ये आपका पैसा नहीं देगा तो मैं आपका पैसा आपको लौटा दूंगा। तो इसमें क्या होता है, जो इंपोर्टर होता है वो अपने बैंक में जाता है, बैंक को बोलता है कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट बना के दो, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट बना के देते हैं बैंक वाले, और वो इंपोर्टर किसको भेजता है, एक्सपोर्टर को। इसका मतलब ये होता है कि बैंक एक्सपोर्टर को प्रॉमिस करती है कि अगर आपका पैसा ये इंपोर्टर नहीं देगा तो हम आपके पैसे ज़रूर चुका देंगे। अब एक्सपोर्टर को तो कोई टेंशन रहता नहीं है, आजकल तो हम अपने ही कंट्री में अपने बाजू वाले दुकान के साथ हमारी नहीं बन रही होती है, वो पैसा देगा कि नहीं भरोसा रहता नहीं है, न दुकान वाले को हम पे भरोसा होता है न हमको दुकान वाले पे होता है। तो ये तो दो अलग अलग कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, आ रही है समझ में? तो यहाँ पे जब उसके पास लेटर ऑफ क्रेडिट पहुँचता है तो वो क्या सोचता है, अभी तो मेरे को मेरे पैसे तो अगर वो नहीं देगा तो बैंक तो देगी ही, बैंक कहाँ जाने वाली है। तो फिर उसके बाद वो सेटिस्फाइड हो जाता है और वो चीज़ें भेज देता है। आया समझ में? द नेक्स्ट पॉइंट इज रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। जो भी है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका लेन देन बैंक से हो रहा होता है जनरली, इंपोर्टर एक्सपोर्टर का डीए और डीपी ज़्यादातर भेज रहा होता है। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, कि हाँ मैंने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है, तो उसके लिए भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुमने एक्सेप्ट की है कोई चीज़, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ तुमने एक्सेप्ट किया है। तो वो कुछ रिसिप्ट या डॉक्यूमेंट भेजेगा, किसको, इंपोर्टर को, कि हाँ मैंने तुम्हारा ऑर्डर ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, और मैंने पेमेंट कर दिया, तो कैसे पता चलेगा कि मैंने पेमेंट कर दिया है,
तो उसमें क्या आएगा, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। ये दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो कैसे बिल लेते हैं ना, तो वही होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। और अगर हम कोई चीज़ एक्सेप्ट करते हैं तो भी उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को ये लोग भेज रहे होते हैं बैंक के थ्रू। आया समझ में। 6 पॉइंट इज टू ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ रिसीविंग गुड्स। देखो इसमें क्या होता है, गुड्स का जो बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, बिल ऑफ लेडिंग एक ऐसा बिल होता है ना कि वो जिसके पास रहता है ना बिल ऑफ लेडिंग, वो उस गुड्स का मालिक वही रहता है। तो सबसे पहले जब एक्सपोर्टर अपना गुड्स भेज रहा होता है ना शिपिंग कंपनी के पास, पहले वो गुड्स लेके जाता है एक्सपोर्टर, ठीक है। एक्सपोर्टर जब शिपिंग कंपनी के पास गुड्स लेके जाता है तो बिल ऑफ लेडिंग मतलब वो गुड्स का जो बिल होता है वो किसको देता है, शिपिंग कंपनी को। तो अभी कौन मालिक हुआ उस गुड्स का, शिपिंग कंपनी। अब शिपिंग कंपनी फ्राइट का पैसा लेती है कि हाँ ठीक है वहाँ ले जाने का इतना रुपए हो रहा है तो मुझे उतना रुपए दे दो। जैसे ही एक्सपोर्टर उस शिपिंग कंपनी को फ्राइट का पैसा देता है, शिपिंग कंपनी वो गुड्स को कहाँ रखवा देती है, शिप के ऊपर रखवा देती है वो गुड्स को, क्योंकि शिप से ट्रांसफ़र हो रहा था ना, सी रूट से। तो वो जो गुड्स है वो शिप पे ट्रांसफ़र कराती है। शिप का जो कैप्टन होता है ना मेन, अब वो जो बिल ऑफ लेडिंग है वो शिपिंग कंपनी किसको दे देती है, कैप्टन को, ठीक है। फिर कैप्टन शिप को लेके जाता है इंपोर्टर की कंट्री में। इंपोर्टर की कंट्री में जैसे ही कैप्टन वो गुड्स को अपने शिप से उतारता है, कैप्टन वो जो बिल है वो किसको इंडोर्स करता है, किसको देता है, इंपोर्टर को। तो यहाँ पे बिल 3 लोगों के हाथ में जाता है। देखो बिल किसने बनाया है, एक्सपोर्टर ने बनाया। वो सबसे पहले किसको देता है, शिपिंग कंपनी को देता है। शिपिंग कंपनी फिर वो बिल जैसे ही वो एक्सपोर्टर पे करता है फ्राइट के चार्जेस, शिपिंग कंपनी वो गुड्स को शिप में रखवाती है और वो बिल किसको दे देती है, कैप्टन को। और कैप्टन जब दूसरी कंट्री में पहुंचता है तो जब वो कैप्टन गुड्स उतरवा रहा होता है अपने शिप पर से, तो वो किसको दे देता है, बिल ऑफ लेडिंग जिसके गुड्स हैं उसको दे देता है। तो फाइनली अब उस गुड्स का मालिक कौन बन जाता है, इंपोर्टर। आया समझ में, ये चीज़ें होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज पेइंग द इंपोर्ट ड्यूटी एक्सरसाइज। अब जो बिल है वो बिल जब इंपोर्टर की कंट्री में जाता है ना तो वहाँ पे जो इंपोर्ट ड्यूटी जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो उनके पास बिल जाता है। फिर तो अब मैं इंपोर्टर हूँ, मैं जाऊँगा वहाँ पे, ठीक है, मैं उनको जो भी चार्जेस है वो पे करूँगा, ठीक है। ये कस्टम ड्यूटी के, एक्साइज ड्यूटी के जो भी टैक्स है वो पे करूँगा। जब तक वो पे नहीं करूँगा तब तक मुझे बिल ऑफ लेडिंग नहीं देंगे वो लोग ऑफिसर्स। सपोज करो मेरा जो भी चार्जेस है उसमें से मैंने आधा पे किया तो मुझे एक बिल बना के दे देंगे कि ठीक है आपने इतना पे किया है, और जो बाकी है ना जब तक मैं वो बाकी वाला पे नहीं करूँगा, पूरा एक्सपेंस पे नहीं करूँगा कस्टम ड्यूटी का, तब तक वो मुझे बिल ऑफ लेडिंग नहीं देंगे। और जब तक वो मुझे बिल ऑफ लेडिंग नहीं देंगे तब तक गुड्स मेरे नाम पे या गुड्स मेरे नहीं होंगे। आ रहा है पॉइंट का मतलब। पेइंग द इंपोर्ट ड्यूटी फॉर का मतलब होता है कि जब भी शिप इंपोर्टर की कंट्री के अंदर आ जाती है तो जो इंपोर्टर होता है वो जाता है पोर्ट के पास अपने गुड्स लेने के लिए, लेकिन इंपोर्टर को भी तब चार्जेस पे करने पड़ते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी एक्साइज ये सब पे करना पड़ता है। तो सपोज कर अगर उसने आधा पे किया है तो वो लोग एंट्री कर देते हैं कि ठीक है आपने आधा पे किया है, ठीक है। जब तक हम पूरा पे नहीं करते हैं ये एक्साइज ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी, तब तक वो जो भी बिल ऑफ लेडिंग है, जो गुड्स का जो बिल है वो आपको नहीं देंगे, और जब तक वो आपको बिल नहीं देंगे तब तक वो गुड्स आपका नहीं होगा। आ रहा है समझ में। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट इज पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस। क्या होता है डॉक चार्जेस? अब देखो यहाँ से शिप गई है इंपोर्टर की कंट्री में तो क्या तुरंत गुड्स उतार लेंगे क्या? तुरंत थोड़ी ना इंपोर्टर आके खड़ा रहेगा कि चलो गुड्स उतारो और मैं गाड़ी लाया हूँ उसके अंदर डाल दो, ऐसा नहीं होता। जब भी शिप जाती है तो शिप में से गुड्स उतारे जाते हैं, लेबर्स उस गुड्स को उतारते हैं और उनके पास जो भी क्या बोलते हैं वेयर हाउस होता है, गोडाउन होता है, वहाँ पे वो गुड्स रखे जाते हैं। अब आपके गुड्स किस टाइप के हैं वैसा उसको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है, गुड्स का केयर किया जाता है। तो जब तक आप नहीं, सपोज करो आपको टाइम नहीं मिल रहा है, फिर आप लेट में जाओगे तो उन्होंने भी तो खर्चा किया है ना आपके गुड्स को देखभाल करने के लिए, उसको अच्छे से रखने के लिए। लेबर्स ने आपके गुड्स शिप पर से उतारे हैं, तो आप जब जाओगे अपने गुड्स लेने के लिए तब आप क्या पे करोगे? डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस यही एक चार्ज होता है
जिसके अंदर यही सब चार्जेस इंक्लूड होते हैं कि आपका गुड्स वो शिपर से उतारने का, गोडाउन में 2-3 दिन रखने का, ये सब का चार्जेस होता है। आप जैसे ही डॉक चार्जेस पे करोगे, वो जो गुड्स हैं वो आपकी गाड़ी पे रखवा दिए जाएंगे और आप अपने गुड्स को लेके जा सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज गेटिंग पोसेशन ऑफ गुड्स। लास्टली सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद, सारे प्रोसीजर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से निभाने के बाद आपको आपके गुड्स का जो भी मालिकाना है या जो गुड्स का आपको हक है, वो गुड्स का बिल आपको मिलेगा और वो गुड्स भी आपके मिलेंगे और फाइनली वो गुड्स के मालिक आप कहलाओगे। तो ये था आपका कौन सा इंपोर्ट प्रोसीजर। बहुत ही इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। आप एक बार पढ़ो, अपने लैंग्वेज से आप याद कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड है, इतने पॉइंट्स है। देख के आप डिसाइड मत कर लो कि क्या चीज़ है। एटलीस्ट एक बार खुद से ट्राई करो। किसी की बोलने पे आप कभी मत जाओ कि ठीक है ये चीज़ें हार्ड है तो हम नहीं करेंगे। नहीं, आप एक बार खुद ट्राई करो और आपको फिर जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं उसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ और इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देख के आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।